दोस्तों नमस्कार। प्रचार थम गया। 36 घंटों के बाद वोटिंग होगी। जिक्र हरियाणा का है और हरियाणा में 36 बिरादरी 36 घंटों के बाद किस दिशा में जाती है वो शायद आने वाले वक्त में ना सिर्फ हरियाणा की बल्कि इस देश की उस राजनीति को तय कर देगी जहां पर यह बात लगातार उलझती चली गई कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राज्य दर राज्य बीजेपी हारती चली जाएगी या फिर वह अपने किलों को बचा लेगी। यह सवाल हरियाणा से ही शुरू हो रहा है क्योंकि चंद दिनों के बाद महाराष्ट्र इलेक्शन की तारीखों का भी ऐलान होगा और फिर झारखंड में भी चुनाव होने हैं। लेकिन हरियाणा को लेकर यह सवाल लगातार बड़ा होता चला जा रहा था कि आखिर हरियाणा की राजनीति 2024 में बीजेपी के हाथों से निकल क्यों गई और जब 5 लोकसभा सीट वो हार गई या कहे 5 लोकसभा सीट जब कांग्रेस जीत गई तो उसके बाद हर किसी ने मान लिया कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस की सत्ता गाजे बाजे के साथ निकल कर आएगी। और ध्यान दीजिए, जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, जब से टिकटों का वितरण शुरू हुआ, उस दौर में राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी नहीं थी। उस दौर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने को लेकर तमाम ताने बाने कांग्रेस के भीतर बुने गए और इस बुनते हुए ताने बाने को ही बीजेपी ने पकड़ लिया। और खट्टर की सत्ता के दौर में क्या परिस्थिति रही या सैनी को एक झटके में मुख्यमंत्री क्यों बनाना पड़ गया, और इस दौर में हरियाणा के भीतर जितनी बड़ी बेरोजगारी, किसानों के सामने जितनी मुश्किल, पहलवानों के संघर्ष की गाथा और इन सब के बीच महिलाओं की परिस्थितियां भी रसोई घर तक कितने मुश्किल हालात में थी, एक झटके में बीजेपी ने उसे गायब कर दिया यह कहकर कि दोबारा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। यानी सिर्फ जाटों की चलेगी, नौकरियां भी खर्ची पर्ची जाटों के आश्रय ही उन्हें ही मिलेगी। यानी एक झटके में यह चुनाव जाट वर्सेस ऑल बनाने की दिशा में बीजेपी ने प्रयास किया और बीजेपी की इस राजनीति में और तेज हवा भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस कुमारी शैलजा ने दे डाली और यह माना गया कि सिर्फ जाट वोट के आश्रय तो कांग्रेस जीत नहीं सकती है या हुड्डा मुख्यमंत्री बन नहीं सकते हैं। शैलजा ने भी अपने तौर पर आवाज उठा दी, मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहती हूं। सवाल यहां से लड़खड़ाया या गड़बड़ाया या फिर अब वो दोबारा पटरी पर आ गया, यह वाकई बड़ा दिलचस्प है क्योंकि कुमारी शैलजा का नाम लेते लेते अशोक तंवर का नाम भी बीजेपी तमाम मंचों से लेती रही। राज्य के मुख्यमंत्री सैनी साहब हों, देश के गृहमंत्री अमित शाह हों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर उससे पहले के मुख्यमंत्री खट्टर हों, इनके तमाम रैलियों में एक बात का जिक्र जरूर होता था और वो जिक्र धीरे धीरे बड़ा होता चला गया कि दलितों को लेकर कांग्रेस संवेदनशील नहीं है। और बीजेपी ने पूरी व्यूह रचना कर डाली कि 25 सितंबर को कुमारी शैलजा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ जाएगी और उदाहरण के तौर पर अशोक तंवर का नाम भी दिया जा रहा था कि देखिए, उन्हें भी तो पार्टी ने निकाल दिया था क्योंकि दलितों की कोई पूछता नहीं है। और एक सच हरियाणा की राजनीति के भीतर कांग्रेस के साथ तो समाया हुआ है। अशोक तंवर ने 5 अक्टूबर 2019 यानी ठीक 5 बरस पहले, आज तारीख 3 है, उस वक्त 5 अक्टूबर थी, उस दिन अशोक तंवर ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। अशोक तंवर की राजनीतिक पहचान एनएसयूआई से जुड़ी, यूथ कांग्रेस में गए, यूथ कांग्रेस के प्रभारी बने। राहुल गांधी ने 2014 में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा का बना दिया। 5 बरस तक वह अपने अनुकूल राजनीति को साधते हुए हरियाणा में कांग्रेस को खड़ा करने में लगे रहे, लेकिन 36 के आंकड़े में उनके सामने बीजेपी नहीं बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक तंवर का आमने सामने आना और 2019 के टिकटों के वितरण को लेकर जो गुस्सा अशोक तंवर में आया तो उन्होंने 5 अक्टूबर 2019 को इस्तीफा दे दिया। इतिहास के उस पन्नों को मौजूदा वक्त में अगर लेकर आइएगा तो कुमारी शैलजा इसी बात से रूठी हुई थी
उन्हें सिर्फ 5 सीटों पर चीजें निर्धारित करने दी गई। 70 से ज्यादा सीट भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकटों को बांटकर अपने अनुकूल कर दी और यहीं से तनातनी शुरू होती है। और उसके बाद जो अपशब्द एक खास समुदाय के जरिए एक खास समुदाय को लेकर जो कहे गए, उसने दलित वर्सेस जाट की परिस्थितियां हरियाणा की राजनीति में खड़ी कर डाली। लेकिन आज जब प्रचार थमा है तो हमें लगता है आज शुरुआत में आपको 2 तस्वीर दिखा डालें, उसके बाद उस पन्नों को खोलेंगे कि अब ऐसा क्यों लग रहा है कि हरियाणा का चुनाव सेट हो गया, ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी जिन जिन चालों को चलती रही वो गायब होती चली गई। और इन सब के बीच बीजेपी ने आज क्या कुछ सब कुछ झोंक दिया हरियाणा के चुनाव प्रचार में आखिरी दिन। लेकिन सबसे पहले 2 तस्वीर। पहली तस्वीर है कुमारी शैलजा की कार की पिछली सीट पर बैठकर वो अकेले, जब चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है और बीते 12 दिनों में या कहें 15 दिनों में या कहें 18 दिनों में वह चुनाव प्रचार करने एक ही वक्त निकली जब राहुल गांधी रोड शो करने निकले थे। उस वक्त जीटी रोड बेल्ट पर वह भी मौजूद थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे, प्रियंका गांधी भी मौजूद थी, राहुल गांधी खुद रोड शो कर रहे थे, तमाम नेताओं की मौजूदगी थी। लेकिन आज प्रचार के आखिरी दिन 10 जनपद की दिशा में कुमारी शैलजा की गाड़ी घुसती है और उसके 2 घंटे के बाद एक दूसरी तस्वीर नजर आती है जब राहुल गांधी आखिरी चुनावी रैली कर रहे थे और मंच से ऐलान होता है, अशोक तंवर का एक बार फिर कांग्रेस में स्वागत है। यहां 2 जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण आपको जाननी चाहिए। एक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आखिरी वक्त तक पता नहीं था कि अशोक तंवर कांग्रेस में लौट रहे हैं, और दूसरी बात, कुमारी शैलजा के खिलाफ अशोक तंवर ने लोकसभा का चुनाव सिरसा से लड़ा था, 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए थे, कुमारी शैलजा जीत गई। तो क्या कुमारी शैलजा 10 जनपद पहुंची और उसके बाद यह बिसात बिस्ती चली गई? और राजनीतिक तौर पर गांधी परिवार भी इस हकीकत को जान रहा है कि दरअसल हरियाणा का चुनाव सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नाक का सवाल नहीं है, वो मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे यह सवाल नहीं है, सवाल है कि कांग्रेस को भारी मतों से जीतना है और बड़ी तादाद में उसको सीट चाहिए। तो एक एक सीट को लेकर जब बात आगे बढ़ने लगी कि जाट वर्सेस ऑल तो नहीं हो गया, हुड्डा वर्सेस ऑल तो नहीं हो गया, बीजेपी मुद्दों से हटकर कहीं जातीय समीकरणों के तहत तो नहीं चलने लगी, राहुल गांधी इसीलिए 36 बिरादरी का जिक्र तो बार बार रैली में अपने मंच से नहीं करने लगे, ये तमाम सवाल महत्वपूर्ण तो हैं। यानी कांग्रेस के भीतर भी एक घटनाक्रम लगातार इस चुनावी प्रक्रिया में चल रहा है जो आने वाले वक्त में इस दिशा को निर्धारित कर रहा है कि कांग्रेस की राजनीति राहुल गांधी के अनुरूप कैसे चलेगी। और जो छत्रप ये सोचते हैं कि उनके बूते उन्हें सत्ता मिल जाएगी, सिर्फ कांग्रेस का चुनाव चिन्ह उनके पास रहे, तो यह संभव नहीं है। यह हरियाणा में इस दौर में चुनावी प्रचार के वक्त नजर आ गया। आज प्रचार थम गया, लेकिन अशोक तंवर सिरसा की लगभग 9 सीटें जो लोकसभा चुनाव के दायरे में विधानसभा की सीटें आती हैं, एक लगत से उस पर मुहर लग गई। अब इन सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर लेगी, क्योंकि अभी तक यह बात सामने आ रही थी कि क्या वाकई दलित वोट बंट रहा है, छिटक रहा है। लगातार शैलजा रूठी हुई हैं। जिस तबके और जिस समुदाय या जिस नेता के जरिए जो अपशब्द कहे गए वो अभी भी कहीं ना कहीं रेंग रहे हैं। लेकिन सिरसा, फतेहाबाद, ऐलानाबाद, रानिया, कलांवली, डबवाली, रतिया, टोहना और नरवाना, ये विधानसभा की सीटें और इस दायरे में अगर सभी सीटों को मिला दीजिएगा तो यहां दलितों की तादाद 8,13,000 है, जो सबसे ज्यादा है। जाट की तादाद 3,58,000 है, जो दूसरे नंबर पर आते हैं।
जट सिख जो है वो 1,90,000 है, और पंजाबी जिसमें आप खत्री को लीजिए, अरोड़ा को लीजिए, मेहता को लीजिए, यह तकरीबन 1,15,000 है। ओबीसी भी यहां पर 1,41,000 है। इसमें कुम्हार है, सैनी है, अहिर है, गुज्जर है, खाती है, सोनार है, ये सभी लोग हैं। और इसके अलावे विश्नोई का 48,000 होना, ब्राह्मण का 61,000 होना, कंबोज का 90,000 होना, बनिया का 90,000 होना। ये आंकड़े इसलिए बताने की जरूरत है कि अगर दलित का वोट बटा रहे तो फिर बहुत मुश्किल है इस इलाके में कांग्रेस का जीत पाना, जब मैसेज यह है कि जाट की सरकार, जाट का मुखिया और जाट वर्सेस ऑल की राजनीति और रणनीति इस दौर में चल पड़ी है। तो यह आखिरी मास्टर स्ट्रोक प्रचार थमने के 1-1.25 पहले, और वह भी तब जब अशोक तंवर उससे 1 घंटे पहले 2 बजे वो चुनाव प्रचार बीजेपी के एक नेता का करते हैं, और 3 बजने से ठीक कुछ पहले वह कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि कहा गया कि इसको गुप्त आखिरी वक्त तक इसलिए भी रखा गया कि पता नहीं कहीं ये पता लीक हो जाए तो फिर बीजेपी उनको कहीं ऐसी जगह ना रख दे जहां से वो मंच तक पहुंच ही नहीं पाए। यह तो एक सामान्य सी परिस्थिति नजर आती है। लेकिन अगर यह राजनीति का मंत्र है तो यहां से 2 मैसेज बहुत साफ है। हरियाणा का चुनाव इतना आसान नहीं है। हरियाणा का चुनाव आमने सामने की टक्कर के साथ खड़ा है, और हमारी टीम ने जो तो पूरी परिस्थितियों को देखा, समझा, परखा, वहां 2-3 बातों का जिक्र करने की जरूरत खास तौर से है। और यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि शुरुआत में यह लगता रहा कि 60 से 70 सीट आसानी से कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन चुनाव प्रचार थमते थमते यह मैसेज आ गया कि दरअसल कांग्रेस 40 से 45 सीट के बीच चल रही है। 5 सीट आप बढ़ा दीजिए, यानी 50 पार करना उसके लिए मुश्किल होगा। यह मैसेज आने लगा, और तभी अशोक तंवर का मास्टर स्ट्रोक खेल लिया गया, यानी राजनीतिक तौर पर वो जरूरत थी। यहां एक बात और समझ लीजिए, क्योंकि इस बात का जिक्र बार बार होता है कि कितनी बड़ी तादाद में जो पिछले चुनाव में जो हारे हुए कैंडिडेट्स थे उनको आपने टिकट दे दिया। कांग्रेस ने जो लूजर लोग थे उनको भी 43 को टिकट दिया, बीजेपी ने 42 को टिकट दिया। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जो जीते हुए थे उसमें कांग्रेस ने सभी को रिपीट किया। कांग्रेस, बीजेपी ने उसमें भी 14 लोगों के टिकट काट लिए थे। यह एक स्थिति थी, यानी नए कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से मैदान में 43, बीजेपी की तरफ से 90 में से 60 उम्मीदवार बिल्कुल नए हैं। तो बीजेपी जो मैसेज देना चाहती थी और जिस तर्ज पे मैसेज देना चाहती थी, वो कहती थी बीते 10 बरस को भूल जाइए, और इस भूलने की प्रक्रिया में ही उसने पूरा का पूरा चुनाव जाट वर्सेस ऑल या हुडा वर्सेस ऑल की दिशा में ले जाने में कोई कोताही नहीं बरती। बेल्ट दर बेल्ट, 7 बेल्ट जो हरियाणा के भीतर है, उसको समझने से पहले एक तस्वीर और देखिए। यह तस्वीर इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज बीजेपी ने सब कुछ झोंक दिया। सब कुछ झोंकने का मतलब है, हर मुख्यमंत्री को कहा कि आपको हरियाणा में चुनाव प्रचार करना है, वह चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे वह राजस्थान के मुख्यमंत्री हों, चाहे वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हों, चाहे वह असम के मुख्यमंत्री हो, सबको कहा कि आपको चले जाना है। तो इस तस्वीर को देखिए, इसके बाद बेल्ट दर बेल्ट जरा समझेंगे कि प्रचार थमने तक स्थिति है क्या हरियाणा के भीतर। हरियाणा, इसके 2 अर्थ हैं, हरिभूमि, अन्नदाता किसानों के परिश्रम का की पावन भूमि है, लेकिन हरि आना भी है कि ईश्वर को बार बार बुलाने का है। हरि का मतलब श्री कृष्ण से है, श्री विष्णु से है, श्री राम से है। राम को बार बार इस धरती में बुलाने के लिए ही इसका नाम हरियाणा हो गया है। आज आप कोई भी हिमाचल में मोबाइल फोन करके पूछ लीजिए कि किसी का बैंक अकाउंट में रुपया आते हैं क्या। सिंह के प्यारे हैं, करोड़ों के दिल पे छारे हैं। बीजेपी ने जितने भी केंद्रीय मंत्रियों को उतारा, बीजेपी ने जितने भी मुख्यमंत्रियों को उतारा, सब ने एक बात जरूर कही।
उनका कहना था कि वो जिस भी इलाके में गए वहां पर बीजेपी जीत रही है और डबल इंजन की सरकार इतिहास रचते हुए पहली बार तीसरी बार जीतेगी। जिस तरह से सेंटर में जीते वैसे ही हरियाणा में जीतेगी। यह कमोवेश हर किसी ने अलग से यह बात पत्रकारों से बातचीत करते हुए जरूर कही। इसके पीछे जो छत्तीस बिरादरी का जो संकट है या छत्तीस बिरादरी के आश्रय जो जातीय समीकरणों की परिस्थिति है, बीजेपी की अपनी रणनीति अंदरूनी तौर पर कहती है कि कांग्रेस के साथ सिर्फ जाट है, मुसलमान है, सरदार है और दलित का हिस्सा 50% है, बाकी नहीं है उसके साथ। लेकिन बीजेपी के साथ हर कोई है, वो बनिया हो, वो ब्राह्मण हो, वो गुज्जर हो, वो पंजाबी हो जिसमें 11% खत्री आते हैं, वो राजपूत हो, वो रोड हो, यानी राजनीतिक समुदाय का मिश्रण बीजेपी के पक्ष में है। इस राजनीति को बीजेपी अपने अनुकूल मानती है और इसीलिए जो चुनाव शुरू होने से पहले मानकर चला जा रहा था कि 20 से 25 सीट तक वो पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी, उसे एक झटके में अब यह लगने लगा कि 30 से 35 सीट के बीच में वह आकर खड़ी हो चुकी है। और शायद इन सब के बीच एक सबसे महत्वपूर्ण बात है आईएनएलडी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिनकी तादाद 1 दर्जन से ज्यादा भी हो सकती है। तो इन आंकड़ों को आखिर में बताएंगे कि आंकड़े किस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कॉन्स्टिट्यूंसी और बेल्ट वाइज चीजों को समझिए। विनेश फोगाट के लिए भी क्या रास्ता आसान नहीं है? बीजेपी के कैप्टन योगेश बैरागी हैं, आम आदमी पार्टी के WWE रेसलर कविता दलाल है, इनोले यानी आईएनडी के सुरेंद्र लाठर हैं, जेजेपी के अमर सिंह ढांडा हैं, 2019 में एमएलए रह चुके हैं। दादरी का भी संकट यही है। इंडिपेंडेंट सोमवीर सागवान अपने तौर पर आगे हैं, जेजेपी सतपाल संगवान, बीजेपी की बबीता फोगट यहां तीसरे नंबर पर आई थी पिछली बार। बड़ौदा में चले जाइएगा तो कांग्रेस के कृष्ण हुड्डा है, लेकिन सामने योगेश्वर दत्त 2019 का हम जिक्र कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी परिस्थिति में सोनीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, अंबाला, यमुनानगर, इन तमाम जगहों पर परिस्थितियां शैलजा और हुड्डा के जरिए बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। अंबाला रेंज में हुड्डा का कोई समर्थक नहीं था, रोहतक रेंज में शैलजा का कोई समर्थक नहीं था, यानी कांग्रेस के भीतर एक मोटी लकीर अगर दिखाई दे रही थी। और इस सवाल को हर कोई पूछना चाहता था और आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा भी गया, दलित आपके साथ है? यह सवाल तब पूछा गया जब तक अशोक तंवर शामिल नहीं हुए थे। शैलजा रूठी हुई हैं, रूठी हुई थी, उसके बाद 10 जनपद चली गई। उस समय यह पूछा गया तो उन्होंने कहा दलित कांग्रेस के साथ है, मेरे साथ है, मैं मुख्यमंत्री हूं, हम जीत रहे हैं। अब यह बात दूर हो गई, कांग्रेस के साथ है। सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कोशिश की दलितों को एक मुद्दा बनाने की इस चुनाव में, क्या लगा आपको? दलित कांग्रेस के साथ है, जो असली पार्टी तो दलित हुई कांग्रेस है। तो क्या प्रिडिक्शन देखते हैं फिलहाल हरियाणा के अंदर? भारतीय जनता पार्टी तो मुद्दा ही नहीं, कोई अपनी अचीवमेंट उपलब्धि बताई नहीं है। इसकी वजह क्या है सर? सरकार है। अब यहां यह भी समझना होगा कि अगर अशोक तंवर के जरिए सिरसा के इलाके में कांग्रेस को जीत मिलती है तो राम रहीम भी पैरोल पर छूट चुके हैं। 6 सीटों पर वह सीधा प्रभाव बनाते हैं और तकरीबन 12 सीटें उनके प्रभावित क्षेत्र के इलाकों में आती है। इसीलिए इस वक्त जब प्रचार थमा तो 18 सीटें कॉन्टेस्ट में मानी जा रही है, यानी जहां पर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने है। 18 सीटों पर कौन जीतेगा कोई नहीं जानता है, और कितनी सीटों पर ये अपने आप को आगे मान रहे हैं, आगे होने की परिस्थितियां हैं। उसमें बीजेपी 25 सीटों पर जीतेगी, कांग्रेस 35 से 40 सीटों पर जीत जाएगी, 18 सीटें कॉन्टेस्ट में हैं। इंडिपेंडेंट और आईएनएलडी 12 सीट के दायरे में आते हैं। तो ये कुल हिसाब अगर लगाइएगा तो अगर एवरेज को छोड़ के सीधे बारीकी तौर पर आइएगा तो बीजेपी का 22 सीटों पर जीतना लगभग तय है, कांग्रेस का लगभग 37-38 सीट पर जीतना लगभग तय है, इंडिपेंडेंट का 8 सीट पर और आईएनएलडी का 4 सीट पर यह जीतना तय है। अब अगर अलग अलग बेल्ट को आप प्रभावित करते हुए चलेंगे तो यहां 2-3 बातें समझ लीजिए। जैसे जीटी रोड और बांगड़ बेल्ट है, यहां की 43 सीटें, इन 43 सीटों को अगर आप परखिएगा तो इन जगहों पर अगर हरियाणा के भीतर देखिए तो मोदी ने भी 4 रैलियां की, राहुल गांधी ने 5 रैली की,
अमित शाह ने 10 जनसभा की, प्रियंका गांधी ने 2 रैली की और फिर रोड शो में साथ रहीं। योगी ने 6 जनसभा की, 40 एमपी मिनिस्टर्स अलग से सभाएं करते चले गए। खरगे ने 2 रैली की, रोड शो होते चला गया। ये तमाम बेल्टों को जब घेरता है तो इसमें कुछ बातें बहुत साफ तौर पर निकल कर आई। जीटी रोड बेल्ट जो माना जाता रहा कि किसी भी हालत में यह एक प्रभावी है, जो गैर जाट वोटर और भाजपा का कोर वोट बैंक माना जाता है, इसके दायरे में कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर है। यहीं पर असल टेस्ट होना है बीजेपी का। अगर यहां वो पिछली बार 23 में से 12 सीट जीत पाई थी, 2014 में उसने 21 सीटें जीती थी। इस बार की परिस्थिति में वो 12 सीट अगर मेंटेन कर जाए तो शायद बीजेपी बहुत आगे निकल रही है, यानी पिछली बार के इर्द गिर्द लाकर वो खड़ी होगी। लेकिन सवाल है कि इसी बेल्ट में उम्मीद, और इसीलिए इसी बेल्ट में राहुल का रोड शो निकाला गया। अहिरवाल 3 जिले आते हैं, 11 सीट है, भाजपा का गढ़ माना जाता है। किसान पहलवान के आंदोलन का यहां असर नहीं है, ओबीसी का दबदबा जरूर है और बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है। उसने इन 11 सीटों में से 11 सीट जीती थी 2014 में, उसके बाद 8 सीट जीत पाई। इस बार अहिरवाल बेल्ट में क्या सेंध कांग्रेस लगा पाएगी? 3 सीटों पर माना जा रहा है वो और सेंध लगा देगी। बांगर बेल्ट के भीतर 2 ही जिले आते हैं, सर छोटू राम का इलाका। लेकिन यह इलाका बड़ा पावरफुल इसलिए हो गया है क्योंकि सर छोटू राम के नाती वीरेंद्र सिंह, उनके बेटे भी हैं, सुरजेवाला के बेटे भी हैं, जेपी के बेटे भी मैदान में हैं और बीजेपी के भीतर की अपने अंतर्विरोध की राजनीति इस क्षेत्र में खुलकर आ रही है। इसीलिए बड़े बड़े नेता अपने बच्चों को चुनाव जिताने में लग गए हैं और वो एक ही सीट पर सिमट कर रह गए हैं। तो वह एक सीट अपने बच्चे के लिए ना जिता पाए तो उनकी राजनीतिक ये हार होगी, यह भी माना जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या छोटे छोटे राजनीतिक दलों का प्रभाव भी हर जगह पे नजर आ रहा है? हमारी टीम ने बतलाया कि दरअसल इन जगहों पर अगर आप परखेंगे तो छोटे छोटे राजनीतिक दल, जिसमें आईएनएलडी है और बीएसपी साथ में है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी है, जिसमें जेजेपी और उनके साथ रावण की मौजूदगी भी है, या इंडिपेंडेंट भी है, बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंट के तौर पर भी खड़े हुए हैं। उनका कहना है कि इसीलिए राहुल गांधी कमोवेश हर रैली में ये जिक्र कर रहे हैं कि जितने भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें पता है कि ये सभी बीजेपी का वोट काटेंगे नहीं, बल्कि बीजेपी का वोट जो कांग्रेस के पक्ष में जा रहा होगा उसके बीच में आकर ये खड़े हो जाएंगे। इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि दरअसल ये सभी बीजेपी के प्यादे हैं। छोटी छोटी पार्टियां घूम रही है, ये बीजेपी की ए बी सी डी ई एफ टीम्स है। इनको आप समर्थन मत दीजिए, कांग्रेस पार्टी को अपना वोट दीजिए और यहां बीजेपी की सरकार को हटाने का काम कीजिए। लेकिन यहां सवाल यह भी है कि बीजेपी के तकरीबन 15 इंडिपेंडेंट 12 सीटों को प्रभावित कर रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर खड़े हैं उनकी तादाद लगभग 8 है। उनको पार्टी से भी निकाला जा चुका है, लेकिन वह जीतने की दिशा में है, यह भी तय है। और इसके लिए एक समीकरण और समझ लीजिए कि दरअसल जब टिकटों का वितरण हो रहा था तो पिछली बार जो टिकट पे हार गए थे, विधायक नहीं बन पाए थे, उसमें से 17 हारे हुए एमएलए को इस बार कांग्रेस ने टिकट दिया। बीजेपी ने सिर्फ 7 हारे हुए एमएलए को टिकट दिया और जीते हुए को 23 को टिकट बीजेपी ने दिया, कांग्रेस ने सभी को दे दिया, एक को छोड़कर। अब इस परिस्थिति के भीतर अगर आप बाकी बेल्ट्स में जाते हैं, जैसे साउथ हरियाणा की बेल्ट जिसमें गुरुग्राम का इलाका है, मनगढ़ का इलाका है, रेवाड़ी का इलाका आता है, वो दरअसल ब्रजभूमि से सटा हुआ इलाका माना जाता है और यहां पर गुज्जरों का प्रभाव है। इस इलाके में पिछली बार 9 में से 7 सीटें बीजेपी जीत गई थी, लेकिन इस बार यहां पर सत्ता विरोधी हवा है और ज्यादातर पर कड़ा मुकाबला इसलिए हो गया कि मैसेज शुरू से ये चला गया कि हुड्डा मुख्यमंत्री बन रहे हैं और ये चुनाव हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे इसको लेकर ज्यादा हो गया है। तो गुरुग्राम और फरीदाबाद का इलाका जो रियल इस्टेट का इलाका है, जमीन पे कब्जा करने बेचने, पॉलिटिशियंस, उनकी भागीदारी सबका इलाका है, बड़ी तादाद में पैसे यहां पर हेरफेर का चक्कर है। इन जगहों की प्रभावी परिस्थिति में हुड्डा का होना या ना होना
चुनाव इसके इर्द गिर्द कम से कम गुरुग्राम और फरीदाबाद में रेंगने लगा। अब यह कितना नेगेटिव है और कितना पॉजिटिव है, इसको लेकर दोनों तरफ से दोनों बातें कही जा रही है, लेकिन सच यह है कि 10 बरस की बीजेपी की सत्ता के दौर की नकारात्मक परिस्थितियां या उनकी अपनी उपलब्धियां दोनों क्षेत्रों में नहीं है जो कांग्रेस मुद्दा नहीं बना पाई। मुद्दा दूसरा बन गया, मसला हुड्डा की सत्ता का होना या ना होना यह बनकर खड़ा हो गया गुरुग्राम और फरीदाबाद में, जो कांग्रेस के लिए अनुकूल नहीं है। इसीलिए एक टक्कर देने की परिस्थिति सत्ता विरोधी हवा होने के बावजूद भी देशपाल का जो पूरा यहां पर 3 जिले आते हैं, रोहतक, झज्जर और सोनीपत का इलाका, यह जाटलैंड में हुड्डा का दबदबा है। यहां पर यह एक लिहाज से कह सकते हैं कि बीजेपी को यहां सिर्फ गैर जाट वोटरों का ही सहारा रहता है और सोनीपत और झज्जर में कई सीटों पर कांटे की टक्कर फिर इसलिए हो गई क्योंकि 36 बिरादरी का मसला नहीं था, वो मसला एक झटके में आकर खड़ा हो गया कि दरअसल ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि जाट एक तरफ है और 36 बिरादरी का उसमें जिक्र ना कीजिए। इसीलिए राहुल गांधी हर बार कहते थे नौकरियां भी देंगे तो 36 बिरादरी को देंगे, सरकार भी बनेगी तो 36 बिरादरी की बनेगी। ये तमाम बातों का जिक्र उन्होंने हर मीटिंग में किया है। 2 लाख सरकारी रोजगार हरियाणा के युवाओं को कांग्रेस पार्टी की सरकार देगी। और ये सुनिए, सबसे जरूरी बात, 36 बरादरियों को ये नौकरियां मिलेंगी। समानता के साथ, आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ ये 2 लाख नौकरियां हरियाणा के 36 बरादरी के युवाओं को दी जाएंगी। ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि हरियाणा के चुनाव परिस्थितियां एक झटके में तब से बदलनी शुरू हो गई जब यह मैसेज बड़ा बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस में भी होने लगा कि दरअसल हुड्डा कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का चुनाव हो रहा है और उसके बाद बाकी राजनीतिक दल मायने नहीं रखते हैं। और इसमें अगर आप बांगड़ क्षेत्र में आइएगा जहां पर 5 जिले आते हैं, 21 सीटें हैं, दूसरा बड़ा इलाका है जीटी बेल्ट के बाद, यहां हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, यहां पर जाट वोटरों का दबदबा है और यहां पर तीनों लाल अपनी राजनीति को आजमा चुके हैं। देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल इनका इलाका है और इन इलाकों में कांग्रेस या बीजेपी के समानांतर आईएनएलडी या जेजेपी का भी वर्चस्व है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का भी वर्चस्व है और इन जगहों पर त्रिकोणीय मुकाबला कहीं बड़ा हो गया और यह मैसेज अगले 36 घंटे में कौन सा गुल खिलाता है इसका भी इंतजार करना पड़ेगा। आज चुनाव प्रचार थमने के बाद अगले 36 घंटे को लेकर 3 ही सवाल सबसे बड़े हैं। पहला सवाल, अगले 36 घंटों में 36 बिरादरी क्या वाकई एकजुट होकर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को जिताने के लिए निकलेगी या नहीं निकलेगी? दूसरा सवाल, दलितों का वोट बैंक जो बिखर गया था, क्या अशोक तंवर के आने के बाद वह एकजुट होकर कांग्रेस के पक्ष में आएगा या नहीं आएगा? और तीसरा सवाल, इस दौर में क्या जो माना जा रहा है कि पूरी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की है, इन सब के बीच इंडिपेंडेंट और आईएनएलडी अगर 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर जो अभी कड़ी टक्कर में हैं, अगर जीत जाते हैं तो यह मैसेज बहुत साफ होगा कि दरअसल उनके बगैर सरकार बनाना कहीं सबके लिए मुश्किल ना हो जाए या जोड़ तोड़ की परिस्थितियों में इनका योगदान कहीं बड़ा ना हो जाए। मैसेज एक ही है, कांग्रेस 40 से 45 के बीच चल रही है, बीजेपी अपने आप को 30 से 35 के बीच में मान रही है और बाकी सीटें जो हैं वह इंडिपेंडेंट आईएनएलडी के दायरे में है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो हम 40 से 45 और 30 से 35 का आंकड़ा दे रहे हैं, इसमें तकरीबन 18 सीटें फंसी हुई है जो सीधे मुकाबले को लेकर है, आमने सामने है और यही फैसला अगले 36 घंटों में वोटिंग शुरू होने से लेकर वोटिंग खत्म होने तक तय होगा। तो इंतजार तो कीजिए, धड़कनें बढ़ाकर रखिए। सारा खेल, सब कुछ सिर्फ इसलिए अनुकूल नहीं है कि 10 बरस की सत्ता है और इसलिए भी अनुकूल नहीं है कि हुड्डा लौट रहे हैं, मामला कुछ और है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।